हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार सिंह। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोग मिले थे, वहां पे हमने बात किया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे और टॉपिक होगा हमारा सॉलिड स्टेट। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। ध्यान देंगे, टॉपिक होगा हमारा सॉलिड स्टेट। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। सबसे पहले सॉलिड क्या होता है, सबसे पहले इस बात पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड मैटर का एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका ट्रांसलेटरी मोशन कंप्लीटली सीज्ड होता है। कहने का मतलब है कि मैटर का 3 स्टेट जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जितने ही मैटर है सबके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में एक इंटर पार्टिकल फोर्स काम करता है। तो पार्टिकल्स के बारे में ऐसा पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स के पास मूवमेंट होता है। तो मैटर का ऐसा स्टेट जिसके अंदर पार्टिकल्स का ट्रांसलेटरी मोशन सीज्ड हो, उसको हम लोग सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। अब ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है? एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी 1 डायमेंशन में मूवमेंट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में। नहीं तो सिंपल एक ही एक्सिस पे, आइदर एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड, कोई भी एक्सिस हो, सिंगल 1 एक्सिस पे अगर मूवमेंट हुआ तो उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो हम लोग सॉलिड स्टेट को सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं। तो सॉलिड स्टेट क्या होगा, यहां पे लिखते हैं, ध्यान देंगे। सॉलिड स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर in which translatory motion of particles gets completely seized। ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट। आज के लेक्चर में हम लोग पूरे सॉलिड स्टेट का एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे, पूरे चैप्टर में बात करेंगे कि टॉपिक पढ़ना क्या है, टॉपिक का एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ क्या लिंक है। क्योंकि चैप्टर का जितना भी टॉपिक है, सारे टॉपिक का सीक्वेंस अगर आपको याद है और टॉपिक का एक दूसरे टॉपिक से लिंक क्या है यह याद है, उसके बाद ही पूरा कंसेप्ट आप याद करके रख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देंगे सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ना क्या है। अब हमारे चारों ओर बहुत दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे सॉलिड स्टेट थिंग्स का यूज करते हैं। जैसे पैकिंग के लिए यूज करते हैं, सर्जिकल में यूज होता है। ये जो सॉलिड स्टेट है, ये बोर्ड भी एक सॉलिड है, एक मार्कर भी एक सॉलिड है। नहीं, जो काम ये बोर्ड कर रहा है वो काम ये मार्कर नहीं कर सकता है, और जो काम ये मार्कर कर रहा है वो काम ये बोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों है भाई? सॉलिड तो ये भी है, सॉलिड ये भी है। तो इस पे सोचेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई जो सॉलिड है, हर सॉलिड का प्रॉपर्टी अलग अलग है। और प्रॉपर्टी अलग क्यों है? तो उस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उस अरेंजमेंट के हिसाब से सब सॉलिड का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। तो हम ऐसा पाते हैं कि जो भी सॉलिड है उन सॉलिड का प्रॉपर्टी का एक रिलेशन है उनके स्ट्रक्चर के साथ में, उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के साथ में। तो इस सॉलिड स्टेट में हम लोग सबसे पहले इसी बात को पढ़ेंगे कि
कि सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, सॉलिड दिखता कैसा है, और सॉलिड स्टेट का 75% चैप्टर, 75% जो चैप्टर का जो कंटेंट है, ये कंटेंट सिर्फ इस बात को समझाने का कोशिश करेगा कि सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कैसे करता है, और प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर पे डिपेंड कैसे करता है, और जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। अब किसी भी मैटर को पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, उसके अरेंजमेंट को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं उसके बारे में, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह के सॉलिड हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि जब यह पता होगा कि कितने तरह के सॉलिड हमारे पास अवेलेबल है, फिर हम बात करेंगे कि इस सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या है, इनके अंदर पार्टिकल कैसे सजे होते हैं, उनके अंदर कैसे सजे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा सॉलिड स्टेट में टॉपिक आएगा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सबसे पहले क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड को जब क्लासिफिकेशन, सॉलिड का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो जो पार्टिकल सजे होते हैं, सारे मैटर के अंदर पार्टिकल है, सॉलिड भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, इनके अंदर ही पार्टिकल्स होगा। अब इनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स किस तरीके से सजे हुए हैं, जो उनके अरेंजमेंट का ऑर्डर कैसा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर है, 3D नेटवर्क में कैसा ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, इसके आधार पे सबसे पहले हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऑर्डर के आधार पे हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। तो इस आधार पे सॉलिड का दो पार्ट है, कितना पार्ट है, दो पार्ट है। एक पार्ट हो जाएगा आपका एमोर्फस सॉलिड, व्हाट, एमोर्फस सॉलिड, और दूसरा हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या हो जाएगा भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, अनदर इज एमोर्फस सॉलिड। हमारे पास इस चैप्टर में एमोर्फस में बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ एमोर्फस सॉलिड होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पूरे चैप्टर में पढ़ना हमको क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब कि इस चैप्टर में जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हो, दोनों का प्रॉपर्टी पढ़ लेते हो, तो इसके बाद जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो जितनी भी बात किए जाएंगे सॉलिड स्टेट के लिए, वो सारी बात क्रिस्टलाइन पे लागू होगा, एमोर्फस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उनको पढ़ना क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया आपको पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऑर्डर के आधार पे। इसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इंटर पार्टिकल फोर्स जो काम कर रहा है, उस इंटर पार्टिकल फोर्स का नेचर क्या है, उस इंटर पार्टिकल फोर्स का नेचर क्या है, उस नेचर के आधार पे हम लोग सॉलिड स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में भाई, 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करेंगे, 4 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करेंगे। किस आधार पर, बेसिस क्या होगा क्लासिफिकेशन का, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स के नेचर के आधार पे यह क्लासिफिकेशन आपको दिया जा रहा है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स के नेचर के आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे
तो 4 तरह क्लासिफिकेशन हमारे पास है। फर्स्ट वन इज आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। सेकेंड इज मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। थर्ड इज कोवेलेंट, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। और फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने इंटर पार्टिकल फोर्स के नेचर के आधार पर क्लासिफाई किया। इसके आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 पार्ट, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे फर्दर 3 पार्ट्स में। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे? 3 पार्ट में। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का 3 पार्ट, एक आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या भाई? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक मजे की बात, ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स के नेचर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर डिवाइडेड इनटू पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ये पूरा टॉपिक आपको बहुत मजे से याद हो जाएगा, बशर्ते कि यहाँ पे आपको क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट होना चाहिए। आज मैं सिर्फ इस चैप्टर के ओवरऑल डिस्क्रिप्शन पे बात कर रहा हूँ। टॉपिक का लिंक क्या है, टॉपिक पढ़ना क्या है, आपको इस सारे टॉपिक को लिखना है और इसका सीक्वेंस याद करना है, फिर 1 बाय 1 सारे टॉपिक को डील करेंगे। ये जो जितना टॉपिक है, जो क्लासिफिकेशन है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, यहाँ पे आपको आयनिक सॉलिड 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड रहा होगा, मेटालिक सॉलिड मेटालिक बॉन्ड रहा होगा, कोवेलेंट सॉलिड कोवेलेंट बॉन्ड रहा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड उसमें पोलर तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एक नॉन पोलर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड बॉन्ड होता है। तो अगर आपके पास इतने बॉन्डिंग का कंसेप्ट है तो ये बस 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। तो क्या है ये, क्या है क्लासिफिकेशन, सॉलिड का क्या है क्लासिफिकेशन है। मतलब इतने सॉलिड के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे जब हमारे पास इतना डाटा आ गया कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कि जिन जिन सॉलिड का किस कैटेगरी के सॉलिड के बारे में पढ़ाई करना है वो हमको प्राप्त हो गया। मतलब तुमको पहले क्रिस्टलाइन अमोर्फस पढ़ना है, फिर अमोर्फस को यहीं पे छोड़ देना है, क्रिस्टलाइन को फर्दर डिवाइड करेंगे जिसमें हमारे पास आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड आएगा। तो इन सॉलिड्स के बारे में हमको पढ़ना है। अब सॉलिड के बारे में पढ़ते क्या है, अब तो यहां से क्लियर हुआ कि इनके बारे में हमको पढ़ाई करना है इस चैप्टर के अंदर में। अब सॉलिड के बारे में पढ़ना क्या है, तो किसी भी सॉलिड की जो पढ़ाई करते हैं हम लोग उसके क्रिस्टल की पढ़ाई करते हैं। किसकी पढ़ाई करते हैं भाई? क्रिस्टल का। चीनी का दाना देखे हो, छोटा छोटा दाना होता है, दैट इज क्रिस्टल। तो पढ़ाई किसकी करते हैं? क्रिस्टल का। तो जो क्रिस्टल है वहां पे टर्म आता है क्रिस्टल लैटिक। क्या टर्म आता है भाई? क्रिस्टल लैटिक। दिस इज क्रिस्टल लैटिक। क्रिस्टल लैटिक क्या है? एक 3D अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। तो क्रिस्टल लैटिक क्या है? किसी भी सॉलिड्स के प्रॉपर्टी को पढ़ना है, उसको एग्जामिन करना है, तो हम लोग उसके क्रिस्टल की बात करते हैं। वो क्या होता है? एक लैटिक होता है जो 3D नेटवर्क होता है, उसी लैटिक में सारा एक्सपेरिमेंट एग्जामिन उसको करते हैं। तो टॉपिक इसके बाद हमारा आएगा क्रिस्टल लैटिक। मतलब किसी भी सॉलिड का लैटिक को ही पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानेंगे क्रिस्टल लैटिक क्या होता है। फिर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल लैटिक पे बहुत सारी बात करेंगे, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिक, कैसे लैटिक का फॉर्मेशन होता है, फिर लैटिक के अंदर जो पॉइंट है उस पॉइंट का मतलब क्या होता है, उसके बीच में एंगल क्या है, इंटरफेसियल एंगल क्या होता है, बहुत तरह की बात करेंगे। अभी टॉपिक मतलब क्लासिफिकेशन से निकल के सामने आगे आएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल लैटिक। क्यों पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिक? क्योंकि किसी भी सॉलिड की स्टडी करना है तो उसके क्रिस्टल को पढ़ना पड़ेगा
और उसके लिए हम लोग जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिक बोलते हैं। इसी क्रिस्टल लैटिक का एक और नाम है जो एक साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिक। क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिक। एक बहुत जनरल क्वेश्चन है बोर्ड का, बिहार बोर्ड में सब पूछता है कि भाई कितने तरह के ब्रेवियस लैटिक होते हैं। तो 14 तरह के ब्रेवियस लैटिक पॉसिबल है। कितने तरह के पॉसिबल है, 14 तरह के, मतलब 14 तरह के लैटिक। जितने लैटिक में यामिंग करते हो टोटली कितना होता है, 14 तरह का होता है। तो 14 टाइम्स का ब्रेवियस लैटिक हमारे पास है। अब जो लैटिक है, तो लैटिक है 3D नेटवर्क अरेंजमेंट है, और उससे सॉलिड का सारा प्रॉपर्टी हमको मिल सकता है उसको यामिंग करेंगे तो लैटिक के अंदर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो बार बार उस लैटिक, पूरे लैटिक में रिपीट हो रहा है। एक लैटिक है, 3D नेटवर्क है, क्रिस्टल का अरेंजमेंट है, उसमें एक छोटा सा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो अपने आप को बार बार सेल्फ रिपीट करके उस क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। इसी क्रिस्टल लैटिक टॉपिक के अंदर में एक सब टॉपिक आएगा, दिस इज यूनिट सेल। टॉपिक क्या है, क्रिस्टल लैटिक। इस क्रिस्टल लैटिक के अंदर में एक सब टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा यूनिट सेल। क्या नाम होगा, यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसा कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में। एक पार्ट हमारा होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। व्हाट इज दिस, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर 3 पार्ट है। सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कितने पार्ट है भाई, 3 पार्ट है। पहला है बॉडी सेंटर। क्या भाई, बॉडी सेंटर। दूसरा क्या है, फेस सेंटर। क्या है, फेस सेंटर। और तीसरा क्या है, इंड सेंटर। क्या है, इंड सेंटर। और जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसमें 7 सिस्टम है। कितना सिस्टम है, 7 सिस्टम है। प्रिमिटिव में कितना सिस्टम है, 7 सिस्टम। पहला इसमें आपका क्यूबिक सिस्टम है। कौन सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। दूसरा है आपका टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम। फिर उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। फिर चौथा है हेक्सागोनल। चौथा क्या है, हेक्सागोनल। फिर 5वां है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। फिर छठा क्या है, यहां लिखते हैं, रेड से लिखा हुआ, नंबरिंग किया हुआ देखो। नंबर 6 में है मोनोक्लिनिक। और 7 नंबर में है ट्राइक्लिनिक। तो सेंट्रल यूनिट सेल में 3 हो गया और प्रिमिटिव यूनिट सेल में 7 सिस्टम हो गया। ए यूनिट सेल के अंदर है। और यूनिट सेल किसके लिए पढ़े, क्रिस्टल लैटिक। मेन टॉपिक क्या है, क्रिस्टल लैटिक। उसके अंदर सब टॉपिक क्या है, यूनिट सेल। मतलब किसी भी लैटिक को पढ़ना है तो हम उसके यूनिट सेल को पढ़ेंगे। उस यूनिट सेल को पढ़ लिए तो समझ लो पूरे लैटिक की पढ़ाई हो गई। अब यूनिट सेल के बारे में 2 तरह की बात है, सेंटर और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में 7 सिस्टम और सेंटर में 3। अब ये जो 7 सिस्टम है, इस 7 सिस्टम में वेरिएशन पॉसिबल है। ये कितने वेरिएशन में पाया जा सकता है, ये कितने वेरिएशन में पाया जा सकता है, कितने वेरिएशन में पाया जा सकता है, कितने वेरिएशन में, कितने वेरिएशन में, सबका अलग अलग वेरिएशन है। हम लोग पहले वेरिएशन पे बात कर लेते हैं, कौन कितने वेरिएशन में उनको प्राप्त हो सकता है, ये सब आपका पढ़ना है। तो क्यूबिक जो है ये 3 वेरिएशन में उपलब्ध हो सकता है। क्यूबिक सिस्टम कितने वेरिएशन में, 3 वेरिएशन में। पहला बहुत छोटा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग आपको दिख सकता है, ये मैं बोल भी रहा हूं। क्यूबिक 3 में
पहला वेरिएशन प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, दूसरा इसका वेरिएशन क्या मिल सकता है, बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा वेरिएशन हमको क्या प्राप्त हो सकता है, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तीसरा वेरिएशन क्या मिलेगा, फेस सेंटर्ड। ये तो क्यूबिक की बात होगी। फिर उसके बाद आते हैं टेट्रागोनल सिस्टम पे। तो टेट्रागोनल सिस्टम में हमारे पास दो तरह का वेरिएशन पॉसिबल है, पहले प्रिमिटिव क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोगोनिक, फिर हेक्सागोनल। तो इसमें और टेट्रागोनल सिस्टम में 4 तरह के वेरिएशन पॉसिबल है। कौन कौन, प्रिमिटिव ये रहेगा सेम टू सेम, प्रिमिटिव, फिर बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड और फिर विंड सेंटर्ड। इसका जो वेरिएशंस है एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ टेबल बना के, क्यूबिक के नीचे टेट्रागोनल, मैं पूरे को लिख नहीं रहा हूं, आप सुन लो। क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में 4, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1 वेरिएशन पॉसिबल है, इसमें 2 वेरिएशन पॉसिबल है, इसमें 1 वेरिएशन, इसमें भी 1 वेरिएशन, इसमें 2 वेरिएशन, 3, 4, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 1, 14। ये 14 वेरिएबल्स इलेक्ट्रिक की बात की। रही बात नाम लिखने की, तो नाम आपको एनसीईआरटी के बुक में तीसरा या चौथे पेज में इसका वेरिएशंस दिया हुआ है, आप वहां से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। सीक्वेंस लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मतलब कि हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ के आगे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिक को। क्रिस्टल लैटिक के अंदर में सब टॉपिक है यूनिट सेल। लैटिक 14 तरह का होता है, 14 लैटिक पॉसिबल है। यूनिट सेल प्रिमिटिव और सेंटर्ड, सेंटर्ड में 3, प्रिमिटिव में 7 सिस्टम। और ये 7 सिस्टम कितने में, ये सारा इसमें कैलकुलेट होगा, बॉडी आ ही रहा, फेस आ ही रहा, इंड आ ही रहा। हमने ये पढ़ा कि ये इस वेरिएशंस में कितने तरह से उपलब्ध हो सकता है। ये जो 7 है, ये 7 टोटल कितने वेरिएशंस में उपलब्ध हो सकता है, 14। और यही 14 क्या है, ये वेरिएबल्स लैटिक का जो ऊपर बता रहा है कि 14 वेरिएबल्स लैटिक पॉसिबल है। तो यही 14 आपको वेरिएबल्स लैटिक पढ़ना है। हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे ये 14 के 14 लैटिक को पढ़ेंगे, इसके अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है उसको पढ़ेंगे, पॉइंट कहाँ होगा, एटम कहाँ होगा, इंटरफेसियल एंगल कैसा होगा, लोकेट कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये सारी बात जब टॉपिक को डील करेंगे उसमें पढ़ाई करेंगे। अभी क्या है, ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको टॉपिक को याद करके रखना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, इरेज करें इसको, चलो इसको इरेज कर। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए। क्लासिफिकेशन देखने के बाद हम लोग हुआ कि भाई सॉलिड को पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन पहले क्लासिफाई किए। क्लासिफिकेशन देखने के बाद लैटिक पे आया कि क्रिस्टल लैटिक, किसी भी सॉलिड को पढ़ना है तो पहले उसके लैटिक के सारे पढ़ सकते हैं। और लैटिक का जो सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है वो क्या है, यूनिट सेल है। यूनिट सेल 2 तरह का, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। सेंटर्ड में 3 है, प्रिमिटिव में 7 है। सातों जो प्रिमिटिव में वो कितने वेरिएशन उपलब्ध होता है, 14। दैट इज 14 वेरिएबल्स लैटिक हमारे पास पॉसिबल है। वन बाय वन हम लोग सारे को टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी सीक्वेंस जो दे रहा हूं, सीक्वेंस आपको कंफर्म में याद होना चाहिए। इसके आगे बात करेंगे जब यूनिट सेल पढ़ के आगे निकलेंगे तब हमारे पास एनसीईआरटी में टॉपिक आएगा कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कैलकुलेशन करेंगे यूनिट सेल के लिए। कैलकुलेशन फॉर यूनिट सेल, कुछ प्रॉपर्टी है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी, यहां प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। उस प्रॉपर्टी के लिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। जिसमें पहला प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर उसके बाद दूसरा, जितना यूनिट सेल है जो सिलेबस में पढ़ना है, 14 वेरिएबल्स लैटिक हुआ,
तो 14 को तो नहीं पढ़ेंगे, इन 3-4 बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, सिंपल प्रिमिटिव जो सिंपल क्यूबिक हो गया, इनके बारे में हम सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर सारे के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। फिर आपको पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी कितना होगा इसको कैलकुलेट करेंगे प्रत्येक यूनिट सेल के लिए। फिर पैकिंग इफिशिएंसी, जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितना जगह खाली है, कितना पैक है, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफिशिएंसी का। कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हमने, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एज लेंथ, जब डेंसिटी पढ़ेंगे तो उसके आधार पे हम लोग एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल है उसके एज का लेंथ कितना होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूनिट सेल के अंदर में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ेंगे, डेंसिटी को पढ़ेंगे यूनिट सेल का, पैकिंग इफिशिएंसी को पढ़ेंगे और यूनिट सेल के एज लेंथ को डेंसिटी के सहारे, अगर एज लेंथ दिया है तो डेंसिटी कैलकुलेट करो, डेंसिटी दिया है तो एज लेंथ कैलकुलेट करो। कितना प्रॉपर्टी हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, प्रत्येक यूनिट सेल के लिए पढ़ेंगे। नहीं सारे के सारे यूनिट सेल हमारे सिलेबस में नहीं है, सबको नहीं पढ़ना, हमको बॉडी सेंटर्ड पढ़ना है, फेस सेंटर्ड पढ़ना है, सिंपल क्यूबिक पढ़ना है। बहुत ज्यादा आएंगे हेक्सागोनल को थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके पास कि यूनिट सेल में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब यूनिट सेल को पढ़ के निकलेंगे तो ये चैप्टर क्या क्या शुरू से डील किया, क्लासिफिकेशन बताया आपको, क्लासिफिकेशन बताया कि भाई कितने सॉलिड स्टेट, कितने तरह का सॉलिड स्टेट हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद आया तो सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए लैटिक का हम लोग एग्जामिन करते हैं, तो लैटिक क्या होता है लैटिक को बताएगा। फिर लैटिक का जो सबसे छोटा पार्ट है यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल कितने तरह का होता है यूनिट सेल को बताया। सारे यूनिट सेल को हमको पढ़ना, सिलेबस में उसको पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद यूनिट सेल के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट सेल के लिए किस किस प्रॉपर्टी को पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ेंगे। और जब पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ेंगे तो यहीं पे एक रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये आएगा। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा, सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, कहीं कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत मजेदार टॉपिक है, सब कंसेप्टुअल बात है। अब जब यूनिट सेल की पढ़ाई कर ली है तब इसके आगे जब जाएंगे तो पैकिंग की बात होगी कि भाई जो यूनिट सेल है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स का पैकिंग कैसे है, तो जो पार्टिकल्स का पैकिंग है, तो टॉपिक उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, पैकिंग क्या आ जाएगा, पैकिंग इन सॉलिड में पैकिंग कैसे होगा इस पे बात करेंगे। तो जब पैकिंग पे बात करेंगे तो पैकिंग करने का मतलब जो पार्टिकल्स है वो कैसे पैक है सॉलिड के अंदर में, उनका पैकिंग कैसे है। तो जब पैकिंग की बात करेंगे तो पैकिंग सॉलिड के अंदर में 3 तरीके से संभव है, 3 तरीके से पैकिंग पॉसिबल है। पैकिंग 1D में हो सकता है, 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है और 3D में हो सकता है। 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है और 3D में हो सकता है। 1D पैकिंग, अगर किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका पैकिंग हमको 1 डायमेंशन में करना है, तो उसका एक सिंगल तरीका है, जो पार्टिकल्स है उसको आइदर एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, मतलब एक डायरेक्शन में उसको सजा के रख देना है। जैसे 1D पैकिंग, तो 1D पैकिंग हम करेंगे तो 1D पैकिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में। 2D पैकिंग का मतलब है तो 1D पैकिंग सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। तो इसमें बहुत आसान है, इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है, 2 से 3 मिनट का लेक्चर है, तो 1D पैकिंग में कुछ नहीं पढ़ना है। अब आगे 2D पैकिंग पे, तो 2D पैकिंग का मतलब है कि एक साथ पार्टिकल्स को 2 डायरेक्शन में सजा रहे हैं। अगर एक पार्टिकल्स एक्स में सज रहा है तो दूसरा पार्टिकल्स वाई में सज रहा है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर सजाया हुआ है। तो 2D का पैकिंग का मतलब है कि पार्टिकल्स 2 डायरेक्शन में एक साथ सज रहे हैं। तो 2D पैकिंग को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। बाई 2D पैकिंग इज डन बाई 2 वेज, 2 तरीके से हम लोग 2D पैकिंग को कर सकते हैं। अब 2D पैकिंग जब 2 तरीके से करेंगे तो इसमें एक टाइप आपका आएगा AA पैकिंग,
ए पैकिंग, फर्स्ट टाइप को क्या बोलते हैं, ए पैकिंग, इसको डॉट डॉट कर दो, ए पैकिंग। और दूसरा टाइप जो होगा इसको बोलते हैं ए बी टाइप पैकिंग। कैसे बोलते हैं, ए बी टाइप पैकिंग। जब इस लेक्चर में इसको जब डील करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो ए टाइप पैकिंग है, जब इसके फिगर को देखेंगे, वहां पे जो ज्वाइंट करके फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि जो ए टाइप पैकिंग है, ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन यहां से निकल करता है कि ए पैकिंग, बच्चा तो यही नहीं समझ पाता है कि ए पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है। अरे भाई जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वही ए पैकिंग है, जो ए पैकिंग वही स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब ए बी पैकिंग की बात करेंगे तो ये जो ए बी पैकिंग है इसी को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब इसकी पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो 2D है, जो 2D पैकिंग होता है सॉलिड में, वो दो तरीके से होता है। एक टाइप है ए टाइप, दूसरा है ए बी टाइप। तो जो ए बी टाइप है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के फॉर्म में आ जाएगा, और जो ए टाइप है वो आ जाएगा आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के फॉर्म में। उसके बाद तीसरा है 3D पैकिंग। क्या है, 3D पैकिंग। तो जो हमारा 3D पैकिंग है, ये 3D पैकिंग जो 2D में आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुआ है, मान लो कि हमने 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन किया। अब दो तरह के स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक साथ जब फॉर्मेशन कराएंगे तो एक नए तरह का पैकिंग मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं 3D पैकिंग। चाहे दो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ले लिए और उसको अलग अलग तरीके से एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर रखेंगे तो एक नए तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा जो 3D में चला जाएगा। तो ये 3D जो है, ये 3D भी दो तरीके से किया जा सकता है। 3D पैकिंग दो तरीके से किया जा सकता है। तो 3D पैकिंग दो तरीके से कैसे होगा, तो फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D का ले लो, उससे आपको 3D का एक मिल जाएगा, या दो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ले लो, उससे आपको 3D का दो मिल जाएगा। तो 3D पैकिंग भी दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे, बाय टेकिंग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और बाय टेकिंग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसा भाई कि पैकिंग में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। पैकिंग पढ़ाने का सेंस क्या है कि जो एटम्स है वो स्फेरिकल स्फीयर है, और एक रूम को मान लो, एक रूम में अगर आप बहुत सारे स्फीयर को रखते हो तो ये कभी संभव नहीं है कि उस रूम का पूरा स्पेस वो स्फीयर छेक लेगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर जगह, खाली जगह होगा। तो पैकिंग जब हम पढ़ेंगे तो पैकिंग से हमारे पास, इस पूरे पैकिंग को पढ़ाने का मकसद क्या है, तो जो पैकिंग है, इस पूरे पैकिंग को जब आप पढ़ोगे तो इस पैकिंग से एक कंसेप्ट निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड वॉइड्स। उसको क्या बोलते हैं, वॉइड्स, दैट इज कॉल्ड वॉइड्स। और इस टॉपिक का इस चैप्टर का, सॉलिड स्टेट का सबसे मजेदार टॉपिक है वॉइड्स। जो वॉइड्स कहीं पे आपको बुक में डायरेक्ट टॉपिक के नाम से नहीं लिखा हुआ है। जब पैकिंग पढ़ेंगे तो इस पैकिंग में पता चलेगा, जब 2D पैकिंग करेंगे फिर भी खाली जगह बच रहा है, और जब 3D पैकिंग करेंगे फिर भी एम्प्टी स्पेस है। तो जो एम्प्टी स्पेस है, दैट एम्प्टी स्पेस इज वॉइड्स। और यही वॉइड्स हमारा नीट और जेईई का सिलेबस है। हर साल नीट और जेईई इस वॉइड्स से क्वेश्चन पूछता है, आप पेपर देख सकते हो। तो वॉइड्स से क्वेश्चन आता है। तो वॉइड्स में हम जब यहां देखेंगे तो कुछ और वॉइड्स, किसी और तरह का वॉइड्स में खाली जगह बन रहा है, तो खाली जगह एक ही से बने वो गारंटी नहीं है। 3 बल्ब है, मान लो कि हमारे पास 4 बल्ब है, 2 बल्ब, उसके बगल में 2 बल्ब रखती है, तो बीच में एक स्पेस बना, और इसके ऊपर एक बल्ब रख दो, नीचे एक बल्ब रख दो, फिर बीच में एक स्पेस बना। तो पहले वाला जो खाली जगह था और बाद वाला जो खाली जगह, दोनों का शेप में डिफरेंस है। वो 4 से बन रहा था, 6 से बन रहा है। तो खाली जगह तो दोनों में है, लेकिन एम्प्टी स्पेस का जो सेंस है वो दोनों में अलग अलग है। तो यही वॉइड्स है, वो जो खाली जगह वॉइड्स है। तो वॉइड्स का शेप चेंज हो सकता है किसके हिसाब से, पैकिंग के हिसाब से। आप जब 2D में पैकिंग करोगे तो कुछ और वॉइड्स बनेगा, जब 3D में पैकिंग करोगे तो कुछ और वॉइड्स बनेगा। तो यही हम लोग वॉइड्स में पढ़ते हैं। हम लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमको 2 तरह का वॉइड्स पढ़ना है। एक पढ़ना है टीवी, व्हाट इज टीवी, और एक पढ़ना है ओवी। टीवी का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और ओवी का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
ये दो तरह का वैट्स पढ़ना है। और फिर इस वैट्स को हम लोग लोकेट करेंगे डिफरेंट यूनिट सेल में। जो यूनिट सेल हमने आपको पहले बताया प्रिमिटिव सेंटर, तो वहां जितना यूनिट सेल पढ़े उसमें बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सिंपल क्यूबिक, उसके अंदर दिखाएंगे कि ये वैट्स बनता कैसे है और इस वैट्स को लोकेट कैसे करते हैं। तो इस वैट्स के बारे में क्या पढ़ना है, वैट्स के बारे में टीवीओवी, और इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ वैट्स, लोकेशन ऑफ वैट्स इन डिफरेंट यूनिट सेल। अलग अलग यूनिट सेल में फैट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा इसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो हमने क्या कहा कि यूनिट सेल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर जब प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो हम लोग किस पे आते हैं, पैकिंग पे। तो पैकिंग हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं, 1D में कर सकते हैं, 2D में कर सकते हैं, 3D में कर सकते हैं। 1D में एक ही तरीके से पैकिंग करना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं पढ़ना, 2 मिनट का टॉपिक है। 2D में दो तरीके से पैकिंग कर सकते हैं। एक टाइप का जो पैकिंग उसको ए पैकिंग करते हैं, दूसरे टाइप का जो पैकिंग उसको एबी टाइप पैकिंग करते हैं। ए पैकिंग स्पायरल पैकिंग है, एबी टाइप हेक्सागोनल पैकिंग है। और 3D में दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तो 2D में स्पायरल पैकिंग है, दो स्पायरल पैकिंग 2D से उठा के बना, तीसरा पैकिंग जो 3D में हो जाएगा। यहाँ से दो हेक्सागोनल पैकिंग उठा लो, उसको 3D में ले जाओ, फिर यहाँ पे नया पैकिंग आ जाएगा। तो ये क्या है, 3D का पैकिंग है। जब 2D और 3D पैकिंग करते हो तो पता चलता है यूनिट स्पेसिस दैट यूनिट स्पेसिस कॉल्ड वैट्स। और वैट्स में हम लोग दो तरह के वैट्स में टीवी और ओबी। उसका पढ़ेंगे टीवी ओबी बनता कैसे, इसको लोकेट करेंगे डिफरेंट यूनिट सेल में। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। अब हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई किए, क्लासिफाई करने के बाद हमने पढ़ाई किया कि भाई सॉलिड को क्लासिफाई किए तो सॉलिड को क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो उसके लिए लैटिक पढ़े, लैटिक को एग्जामिन करेंगे। फिर लैटिक का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन उसको यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल को दो तरह से डिवाइड किए, एक प्रिमिटिव और एक सेंटर्ड में। फिर वहां पे पढ़े कि 14 ब्रेवियस लैटिक होता है, आपको 14वीं ब्रेवियस लैटिक का बताया कि 14 ब्रेवियस लैटिक कहां से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम लोग आए कि यूनिट सेल के लिए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसमें कॉन्डेंसेशन नंबर आया, डेंसिटी ऑफ सेल आया, उसके बाद ए और आर के बीच में रिलेशन आ गया, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। और फिर लास्ट में हम अगर डेंसिटी पता तो एज लेंथ कैलकुलेट सकते हैं, एज लेंथ पता है तो डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां से निकल गया तो पहले पैकिंग का सवाल है, पैकिंग 3 वे में होगा जो अभी हमने क्लियर करा। ये पूरा जो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, ये एक सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, पैकिंग है, वो कैसे होगा इसको डिफाइन करेगा। जितना टॉपिक हमने डील किया है इसको हम जब डीप में जाके पूरा क्लियरफाई करके टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये हमारा सॉलिड स्टेट का 75% इस चैप्टर का 75% पोर्शन यहां से कंप्लीट हो गया। इसके आगे पढ़ाई करेंगे। जब इतना पढ़ के निकलते तो स्ट्रक्चर की पूरी पढ़ाई यहीं तक है। अब मान लो कि हमारे पास कुछ सॉलिड्स है, मान लो एक सॉलिड है, उसकी कंडक्टिविटी कम है। हम चाहते कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस बहुत तरह की बात है। अब कोई मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो कंडक्टर है, और कितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, इसका जो मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब एक बात बताओ, जो सॉलिड है उसका कुछ अपना प्रॉपर्टी है। मान लो किसी का जो कंडक्टिविटी है वो कम है, हम चाहते हैं कि यही सॉलिड मटेरियल हम यूज करेंगे लेकिन इसकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ जाए। या कोई इंसुलेटर है लेकिन बहुत अच्छा इंसुलेटर वो नहीं है, तो अच्छा इंसुलेटर इसका मतलब क्या है कि वो कंडक्टर अच्छा हो सकता है। हम चाहते हैं इसी मटेरियल को कंडक्टर रूप में यूज करें तो उसके इंसुलेटर वाले प्रॉपर्टी को और घटाना पड़ेगा। तो जो सॉलिड है जिस प्रॉपर्टी के साथ उसके प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम उसके अंदर इंप्यूरिटी डालते हैं। क्या डालते हैं भाई, इंप्यूरिटी डालते हैं। अगर इंप्यूरिटी होगा तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद क्या आता है, टॉपिक का नाम होगा क्या, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्या होगा, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब क्या है कि जो सॉलिड है उसका प्रॉपर्टी कुछ और था, इसका प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटी। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड में हम लोग पढ़ते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है, कैसा डिफेक्ट सॉलिड के अंदर आएगा। और जो प्रॉपर्टी चेंज हुआ तो डिफेक्ट हुआ ना भाई, पहले से कुछ और प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी कुछ और हो गया था, क्या होगा, डिफेक्टिव है। अब इसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट हुआ तो डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट जो इम्परफेक्शन सॉलिड में मेन टॉपिक क्या है, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट दो तरीके का,
एक पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट, क्या पढ़ेंगे भाई, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा पढ़ेंगे लाइन डिफेक्ट, क्या पढ़ेंगे, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं है, ना जेईई में, ना नीट में, ना 12th में, कहीं नहीं। हमको क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट, क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट, हमारे सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट 3 तरीके का होता है भाई साहब, पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होता है, 3 तरीके का। पहला स्टाइयोकाइमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइयोकाइमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टाइयोकाइमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइयोकाइमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तीसरा क्या होता है भाई, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इस इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के अंदर में पार्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है इसको पढ़ लेना है। स्टाइयोकाइमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर में फिर 4 पार्ट है, कितना पार्ट है, 4 पार्ट है। एक है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टाइटल डिफेक्ट, इंटरस्टाइटल डिफेक्ट, फिर है स्पॉटकी डिफेक्ट, स्पॉटकी डिफेक्ट, और फिर है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। स्पॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एक बोर्ड का रटा हुआ क्वेश्चन हर साल पूछता है, कितने बार पूछा है खुद बोर्ड को मालूम नहीं है। स्पॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के साथ 2 डिफेक्ट और पढ़ना, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टाइटल डिफेक्ट। उसके बाद आ जाओ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पे। तो ये जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है इसके अंदर 2 पार्ट है, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये इंपरफेक्शन इन सॉलिड जो है, जो सॉलिड है उसका जो प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आ सकता है और उसके अंदर कुछ इंप्यूरिटी है। अगर प्रॉपर्टी कुछ और था, कुछ और हो गया तो क्या उसके अंदर डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो डिफेक्ट कितने तरह का प्रोड्यूस हो सकता है, तो डिफेक्ट 2 तरह का, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या भाई, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का, 2 तरह का, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्यूरिटी, 3 तरह का। स्टाइकोमेट्रिक कितने तरह का, 4 तरह का, वैकेंसी, इंटरस्टाइटल, स्पॉटकी, फ्रैंकल। नॉन स्टाइकोमेट्रिक 2 तरीके का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफेंस, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट वाज डिफाइंड, इसके अंदर कुछ हमको पढ़ना नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्या हो गया, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज करें इसको, चलो भाई इरेज करो। अब इम्परफेक्शन इन सॉलिड जब पढ़ के निकलेंगे, इम्परफेक्शन इन सॉलिड पढ़ने के बाद 2 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे मेटल सॉलिड के बारे में, सॉलिड के बारे में। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, पहला क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, और दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो सॉलिड है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे कर रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले कंडक्टर को डिफाइन करेंगे, सब लोग जानते हो। इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे, सब लोग जानते हो। सेमीकंडक्टर को डिफाइन करेंगे, सब लोग जानते हो। लेकिन जो जानते हो उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ जो पढ़ेंगे बैंड थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे। किसके हिसाब से पढ़ेंगे, बैंड थ्योरी के हिसाब से। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंस बताता है। जब बैंड थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट आएगा वहां पे हमारे पास डोपिंग का। किसका कंसेप्ट आएगा भाई, डोपिंग का कंसेप्ट आएगा। और जब डोपिंग का कंसेप्ट आएगा तब यहां से 2 टॉपिक हमारे लिए आएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर।
मतलब कि हमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टर पढ़ना है, इंसुलेटर पढ़ना है और सेमीकंडक्टर पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। और जब बैंड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे कंसेप्ट आएगा डोपिंग का, और जब डोपिंग का कंसेप्ट आएगा तो फिर इसमें टॉपिक आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इतना कुछ पढ़ना है। फिर बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कौन सा जो सॉलिड है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो सॉलिड है वो दूसरे मैग्नेट के लिए कैसा फील्ड दे रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड दे रहा है, वीक फील्ड दे रहा है, वो फील्ड क्रिएट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास आएगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक। ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है सॉलिड स्टेट में जो हमको पढ़ना है। एक बार मैं इसको शुरू से बोलता हूँ, आप सुनेंगे। हमने इसको शुरू किया, सबसे पहले बताया आपको कि सॉलिड क्या होता है, फिर सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया तो हमने कहा कि भाई क्रिस्टलाइन होगा, एमोर्फस होगा। एमोर्फस हमको पढ़ना नहीं, पढ़ना क्या, क्रिस्टलाइन पढ़ना है। क्रिस्टलाइन को हमने इंटर पार्टिकल फोर्स के नेचर पर डिवाइड किया, इंटर पार्टिकल फोर्स के नेचर पर डिवाइड किया तो चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोनिक, मेटालिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर को तीन पार्ट में डिवाइड किया, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। यहाँ से हम निकले तो पता चला कि हमको किसी भी सॉलिड को पढ़ने के लिए उसके रिलेटिव को पढ़ना है। तब वहां पे कंसेप्ट आया क्रिस्टलिटी का। क्रिस्टलिटी का सबसे छोटा पार्ट उसको क्या बोलते हैं भाई, यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर हमने उसको डिवाइड किया दो पार्ट में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में तीन तरह की बात हमने किया, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव में 7 सिस्टम की बात किया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। फिर इसका वेरिएशन बताया 7, इसका वेरिएशन 14 में हो सकता है। मतलब वहां पे जो 14 वेरिएबिलिटी की बात हमने किया, 14 का 14 वेरिएबिलिटी आपको बताएगा। फिर हमने कहा कि यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो कॉन्डेंसेशन नंबर पढ़ेंगे, फिर उसका पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, डिफिशिएंसी पढ़ेंगे और उसके डेंसिटी पढ़ेंगे और फिर उसका एज लेंथ कैलकुलेट करेंगे। फिर वहां से निकल के आगे तो होगा कि पैकिंग करना है, तो पैकिंग कैसे करेंगे, तो 1D में करेंगे, 2D में करेंगे, 3D में करेंगे। 1D ओनली बेस हो सकता है, 2D दो तरीके से होगा, ए टाइप और एबी टाइप। ए टाइप जो उसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में चला जाएगा, एबी टाइप जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में चला है। 3D में जाएंगे तो 3D दो तरीके से होता है, दो स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को ले लो या दो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को ले लो। फिर उसके बाद हमने आगे डिफेक्ट, इंपरफेक्शन। डिफेक्ट में दो तरह डिफेक्ट हो सकता है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट पढ़ना नहीं, पढ़ना क्या, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होता है, 3 तरह का। कौन पॉइंट डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और फिर उसके बाद क्या हो गया, इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या है, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट 4 तरीके का। पहला आपका वैकेंसी, इंटरस्टाइटल स्पॉट की फ्रैंकल, और फिर आपका क्या हो गया उसके बाद नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट मेटल एसेट डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। फिर उसके बाद हमने कहा कि उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पहले कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और क्या इंसुलेटर, इसको डिफरेंशियल इसके बीच बताएंगे बैंड थ्योरी के हिसाब से। जब बैंड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे कंसेप्ट आएगा डोपिंग का, और जब डोपिंग पढ़ेंगे तो वहां पे दो टॉपिक नया जुड़ जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर वहां से निकल जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा उसमें पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक। अब कहना क्या चाहते हैं कि सॉलिड स्टेट का ओवरऑल क्या है, टॉपिक है। और एक बात जान लो कि जो केमिस्ट्री है एक इंफॉर्मेशनल सब्जेक्ट है, आपको इंफॉर्मेशन याद करके रखना पड़ेगा। चाहे आपको जेई क्वालिफाई करना और नीट क्वालिफाई करना है, पहले आपको इंफॉर्मेशन याद रहना चाहिए। सिर्फ समझने से नहीं होगा, साथ साथ इंफॉर्मेशन याद रहना चाहिए। और कोई चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जितना टॉपिक है और उस टॉपिक का सीक्वेंस आपको नहीं याद है तो पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आपको याद होगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमने आज के लेक्चर में पूरे चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन दिया, लिंक बताया, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ क्या लिंक है। आपका काम है इन सारे टॉपिक का सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उस सीक्वेंस में पहले आपको टॉपिक याद होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलाइन वेपर से स्टार्ट करेंगे, 1 by 1 सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। जेईई नीट में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, क्लास में भी बोर्ड क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको जुड़े रहे, पढ़ाई जारी रखें। थैंक्स।